हेलो एंड वेलकम टू ऑल। गुड मॉर्निंग। आई एम प्रशांत और आज की वीडियो में हम 25 नवंबर 2023 के द हिंदूज के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए उसको हम देखने वाले हैं। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हैव एन अमेजिंग मॉर्निंग। ठीक है, चलिए तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि आज कौन से आर्टिकल्स हम देखने वाले हैं। द फर्स्ट आर्टिकल दैट इज अफगानिस्तान एम्बेसी इन दिल्ली शट्स डाउन। ये एक आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ऑफ कोर्स ये एक न्यूज है, एक्चुअली आर्टिकल रादर देन वी कैन से इट्स अ न्यूज ऑन फ्रंट पेज। और ये न्यूज ऑफ डेवलपिंग न्यूज है बिकॉज टुडे आज ये न्यूज है कि एक्चुअली दिस एम्बेसी हैज बीन एक्चुअली शट डाउन। ओके, तो इस पे आगे आर्टिकल्स भी काफी सारे आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको न्यूज पता होना चाहिए। तो शॉर्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर न्यूज। ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मडिगा कम्युनिटी। ओके, और सब कैटेगराइजेशन ऑफ द कास्ट। तो ये थोड़ा सा ब्रॉडर वे में हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि मडिया कम्युनिटी है क्या। फिर उसके बाद अगर किसी कम्युनिटी को एससी कास्ट में इंक्लूड होना है, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में इंक्लूड होना है, तो क्या उसके लिए क्राइटेरिया होता है, क्या प्रोसीजर होती है, और ये सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट क्या होता है, और उसके पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। तो ये काफी डिटेल में हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है ताकि आपका एक पेपर मेंस के थ्रू इसका प्रिपरेशन जो है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों एस्पेक्ट का प्रिपरेशन यहाँ कंप्लीट हो जाए। ओके, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस सीईआरटी इन because central government has recently exempted CRT in from the RTI Act। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक न्यूज है हमारे लिए, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। देन हमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में भी डिस्कस करना है। अब ऐसा हो सकता है कि ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में ही आ चुका था, बट ये कोड अगर देखा जाए तो फ्रिक्वेंटली न्यूज में होता है। काफी सारे ऐसे नए स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं होगा, तो इसके बेसिक एस्पेक्ट्स भी जो हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है। ओके, और लास्ट में अगेन एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिस्कस करना है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर होता क्या है। ओके, और इसकी इंडिया के लिए क्या नीड है, व्हाई वी नीड क्लाइमेट स्मार्ट आर्किटेक्चर एग्रीकल्चर इन इंडिया। ओके, तो एक पीएचडी स्कॉलर है, ही हैज रिटन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, सो विल डिस्कस दिस। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। और फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द अफगानिस्तान। आप सबको पता ही होगा कि अफगानिस्तान में एज सच देखा जाए तो इन इन अफगानिस्तान का पॉपुलेशन अगर देखा जाए, सो दे हैव वेरी पॉजिटिव ओपिनियन अबाउट इंडिया। ओके, फाइन। और इंडिया ने काफी अफगानिस्तान को पास्ट में मदद भी की है, इवन इन बिल्डिंग देयर पार्लियामेंट बिल्डिंग, या बाकी वहां डैम्स हो गए, रोड्स हो गए, तो इंडिया काफी वहां काम करता है। आपको रिसेंटली पता ही होगा कि जो अफगानिस्तान की टीम है, क्रिकेट टीम, इस क्रिकेट टीम को अपने कंट्री में खुद का ग्राउंड एक्चुअली नहीं है, कोई बेस्ट स्टेडियम या ग्राउंड उनका नहीं है। तो उसका बेस्ट ग्राउंड जो है ये भी एक्चुअली इंडिया में है, बीसीसीआई ने उनको दिया है। ओके, सो ऑफ कोर्स इंडिया हैज डन लॉट्स ऑफ थिंग रिगार्डिंग द अफगानिस्तान, बट एक इसमें और एक न्यूज है, दैट इज अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है इंडिया में, दिस हैज बीन एक्चुअली शट डाउन। ओके, तो ये क्यों हुआ है, क्या हुआ है, इसके बारे में न्यूज जो है आगे और डेवलप होगी, देन विल डिस्कस। लेकिन न्यूज एक्चुअली ये है कि जो वहां के अफगानिस्तान के एम्बेसडर्स थे, दे हैव लेफ्ट द इंडिया नाउ एंड दे हैव शट दिस एम्बेसी इन द इंडिया, मतलब जो दिल्ली में एम्बेसी इनकी, दैट हैज बीन एक्चुअली शट डाउन। ओके, तो व्हाई डिड इट हैपन? सो अकॉर्डिंग टू द अफगानिस्तान रिप्रेजेंटेटिव्स, उनका कहना है कि दे आर ब्लेमिंग बोथ बोथ हियर, तालिबान को भी ब्लेम कर रहे हो और इंडियन गवर्नमेंट जो है दे आर ब्लेमिंग देम आल्सो। उनका कहना है कि देखिएगा, इंडियन गवर्नमेंट को भी, इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ उनको जितना सपोर्ट नहीं किया जितना उनको सपोर्ट चाहिए था। ओके, एंड एट द सेम टाइम तालिबान गवर्नमेंट जो है दैट इज आल्सो प्रेशराइजिंग देम। क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये जो डिप्लोमेट्स इंडिया में थे, ओके, ये प्री तालिबान इरा के थे। अब इन अफगानिस्तान नाउ देयर इज ऑफ कोर्स तालिबान का राज है, लेकिन प्री तालिबान रेजिम जो अफगानिस्तान में था, ओके, जिसको हम कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है, तो ये जो प्री तालिबान रेजिम था अफगानिस्तान में, उसके ये डिप्लोमेट्स एक्चुअली अभी तक पोस्टेड थे सारे। ओके, नाउ ऑफ कोर्स तालिबान मस्ट बी प्रेशराइजिंग देम कि नाउ वी वांट टू पोस्ट आवर डिप्लोमेट्स ओवर हियर, या कुछ तालिबान प्रो तालिबान डिप्लोमेट्स ऑलरेडी उसमें हो गए भी एम्बेसी में, तो तालिबान एक्चुअली ऑफ कोर्स उसको प्रेशराइज कर रहा है। ओके, अब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको लगता है कि इतना सपोर्ट नहीं मिला उनको, तो ये जो प्री तालिबान डिप्लोमेट जो है, दे दैट्स व्हाई लेफ्ट द इंडिया। ओके, एंड दिस एम्बेसी हैज बीन नाउ शट डाउन। ओके, तो अब फ्यूचर में क्या होगा, मे बी पोस्ट तालिबान, अब जो तालिबान सपोर्टेड जो डिप्लोमेट्स है, या तालिबान जिनको सपोर्ट करता है, या तालिबान जिनको अपॉइंट करता है, मे बी दोज डिप्लोमेट्स माइट कम इन इंडिया, और फिर वो एम्बेसी
ओपन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें दे आर ब्लेमिंग इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो एंड दे आर इनफैक्ट ब्लेमिंग द तालिबान प्रेशर ऑल्सो ओवर हियर, ओके। लेकिन इसमें हम अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करते बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू गिव द स्टेटमेंट रिगार्डिंग दैट, ओके। एंड देन मोर एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग दिल विल इमर्ज इन कमिंग टाइम्स। तो अब आप इस पे बाकी भी क्या होगा कि यूट्यूब पे ऐसे काफी सारे वीडियोस बनेंगे ये कैशी न्यूज पे कि अफगानिस्तान एम्बेसी शट डाउन हो गई तो क्या इससे होगा क्या, तो इस पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ओके। बिकॉज दिस इज अ डेवलपिंग न्यूज, यू आर यूपीएससी सीएससी स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस होता है न्यूज में वो देखना चाहिए, सेंसेशन नहीं देखना चाहिए कभी भी, ओके। तो इस न्यूज की जो सब्सटेंस है उसको अब पीछे रखा जाएगा एक दो दिन के लिए और उसमें सेंसेशन बनाया जाएगा, ओके। कि एम्बेसी शट डाउन हो गई, कुछ एट्रैक्टिव ऐसे थंबनेल्स वगैरह क्रिएट करके, तो उस पे आप अपना टाइम वेस्ट मत करना। जैसे इंडियन गवर्नमेंट का हमें साइड पता चलेगा, इसके क्या रिपरकशंस होते हैं, कुछ आर्टिकल्स में आगे आएंगे, सो दैट्स व्हाट वी शुड स्पेंड आवर टाइम ऑन, ओके। क्योंकि आपका टाइम काफी प्रेशियस होता है, बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने होते हैं और एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट इसी तरीके से प्रिपरेशन करता है, दे डोंट वेस्ट टाइम ऑन सेंसेशन, दैट आई ऑलवेज टेल, ओके। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज ये है दैट इज रिगार्डिंग द माडिगा कम्युनिटी। देखिए अब इलेक्शन का सीजन चल रहा है, सो इलेक्शन में मल्टीपल प्रोमिसेस किए जाते हैं, ओके। और इसमें काफी कास्ट रिलेटेड प्रोमिसेस भी होते हैं। तो अब क्या हो चुका है कि इंडियन गवर्नमेंट ने especially as news says that Prime Minister of India they have taken a decision, okay, that they'll process for the sub categorization of the Madiga community. They have started the process for the sub categorization of the Madiga community, okay. तो अब ये क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। इस इश्यू को समझ लेते हैं और इसको हमें डिटेल में डिस्कस करना है। अब माडिगा कम्युनिटी इज मेनली फ्रॉम तेलंगाना, बाकी भी स्टेट में उनका कुछ है एक्चुअली पॉपुलेशन, ऐसा नहीं है, बट मेनली इट इज फ्रॉम तेलंगाना, ओके। और ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट में, रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द शेड्यूल कास्ट इन तेलंगाना। तो ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी तेलंगाना से, ओके। तेलंगाना में टोटल एससी पॉपुलेशन जो है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माडिगा कम्युनिटी, बट टोटल एससी पॉपुलेशन है, इट इज अराउंड 15% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। जितना भी पॉपुलेशन तेलंगाना में उसमें 15% ऑलमोस्ट एससी पॉपुलेशन है, और इस एससी पॉपुलेशन का अराउंड 50% पॉपुलेशन जो है ये मडिगा कम्युनिटी का है, ओके। ट्राई टू अंडरस्टैंड, टोटल पॉपुलेशन के 15% पॉपुलेशन जो है वो एससी का पॉपुलेशन है, वहां शेड्यूल कास्ट का, और इस शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन से भी आधा टोटल जितने भी शेड्यूल कास्ट वहां हो गए तेलंगाना में, उसमें से 50% एक्चुअली मडिगा कम्युनिटी का पॉपुलेशन, ओके। अब इस मडिगा कम्युनिटी की डिमांड क्या है, उनको क्या लगता है कि सी वी आर 50% ऑफ द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन तेलंगाना, हाउएवर हमें जितना गवर्नमेंट जॉब में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, जितना एजुकेशन में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उतना हमें नहीं मिला है। जो रिजर्वेशन का जो फायदा है ये एक्चुअली हमें नहीं मिला है, ओके। वो बाकी कम्युनिटी जो है एससी कम्युनिटीज वहां पे, जैसे माला कम्युनिटी है, ये इनका उनका एक्चुअली एक्विजिशन है कि दीज कम्युनिटीज हैव बेनिफिटेड मोर फॉर द फ्रॉम द रिजर्वेशन एंड वी हैवंट, ओके। तो इसलिए आप क्या करो, यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन ऑफ दी एससी कम्युनिटी आपको करना चाहिए तेलंगाना में, ओके। अब सब कैटेगराइजेशन मतलब क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है सब कैटेगराइजेशन, ओके। कि सब कैटेगराइज करते हो मतलब क्या करते हो, इसका मतलब ये होता है कि जो ऑलरेडी एक कैटेगरी होती है उसमें आप फर्दर क्लासिफिकेशन क्रिएट करते हैं, ओके। यू विल एक्चुअली क्रिएट फर्दर क्लासिफिकेशन इन दैट। फॉर एग्जांपल देयर इज ओबीसी कम्युनिटी, अब ये कैटेगरी है गवर्नमेंट की, देयर इज ओबीसी कम्युनिटी। अब इसमें मल्टीपल कास्ट होती है, मल्टीपल कास्ट इन दिस ओबीसी कम्युनिटी, ओके। अब इसमें कुछ कास्ट जो होती है दे आर मोर फॉरवर्ड, उनको ओवरऑल रिजर्वेशन वगैरह का जो है ज्यादा बेनिफिट मिला है, ओके। अब इसमें से कुछ कास्ट होती है वो रिलेटिवली बैकवर्ड होती है, कुछ कास्ट होती है वो काफी ज्यादा बैकवर्ड होती है, मोर हम कह सकते हैं वो बैकवर्ड हो सकती है, जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट है ओवरऑल लेस मिला है, ओके। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि ओबीसी कम्युनिटी में जो रिलेटिवली मोर फॉरवर्ड कम्युनिटीज है, अगर उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट ज्यादा मिला है लास्ट कुछ सालों में, तो अब इनको कम बेनिफिट मिलना चाहिए, ओके। रिजर्वेशन वैसे ही रहेगा ओबीसी के लिए, ओके। लेकिन जो बैकवर्ड कम्युनिटी ज्यादा है उसमें, okay, जो बैकवर्ड है उससे भी ज्यादा जो एक्चुअली बैकवर्ड है, जिनको हिस्टोरिकली इतना रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला शायद ओबीसी का, सो दे शुड गेट द मोर एडवांटेज ऑफ दैट रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये तो बेसिक एस्पेक्ट है इसका, ओके। तो इसी को कहते हैं सब कैटेगराइज। अब ये कैसे आप करोगे,
in that case you will have to sub categorize the OBC community. Sub categorization of OBC community मतलब क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसमें से ज्यादा OBC कम्युनिटी में भी फॉरवर्ड कुछ लोग कौन से हैं, ओके, कुछ बैकवर्ड कौन से हैं कि जिनको रिजर्वेशन का इतना फायदा नहीं मिला है, उससे भी ज्यादा बैकवर्ड कौन से है, ओके, और ज्यादा बैकवर्ड अगर जो लोग होते हैं फिर उनको आप ज्यादा बेनिफिट दीजिएगा रिजर्वेशन का, उनके लिए सेपरेट ज्यादा रिजर्वेशन जो है विद इन द ओबीसी आप दीजिएगा, ओके, जिसको कहते हैं सब कैटेगराइजेशन। तो एक ऑलरेडी कैटेगरी है दैट इज ओबीसी कम्युनिटी, और उसमें फर्दर आप जो कास्ट है उसको सब कैटेगराइज करते हो, कौन से ज्यादा फॉरवर्ड है, कौन से बैकवर्ड है, क्या है, और जो बैकवर्ड है उनको आप ज्यादा फायदा देने का ट्राई करते हो। सेम थिंग इज ट्रू अबाउट दी एससी कम्युनिटी आल्सो हियर, ओके, कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, ओके, तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में ऑफकोर्स अब फॉर एग्जांपल बस तेलंगाना का एग्जांपल लेना तो शेड्यूल कास्ट में जो पॉपुलेशन है वहां पे तो उसमें मल्टीपल कास्ट होगी, ओके, और उसमें कुछ कास्ट से दे हैव टेकन मोर बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, ओके, फाइन, और बाकी कुछ कास्ट ऐसी हो सकती है कि जिनके पास उतना अभी तक बेनिफिट रिजर्वेशन का नहीं मिला है, तो यू हैव टू कैटेगराइज देम, ओके, कि लेट्स से वन कम्युनिटी इज देयर, दे हैव टेकन मोर बेनिफिट ऑफ दिस, उनका एजुकेशन स्टेटस अब अच्छा हो चुका है, तो फिर उनको कम फायदा दो अब रिजर्वेशन का, ऐसा नहीं उनका रिजर्वेशन हटाना है, यू विल गिव देम लेस बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, और इसी विद इन एससी कम्युनिटी इटसेल्फ जिनको कम एक्चुअली अभी तक फायदा मिला रिजर्वेशन का उनको आप दो, तो इसको कहा जाता है सब कैटेगराइजेशन, ओके, और यही एक्चुअली ये कम्युनिटी जो है माडिगा कम्युनिटी ये डिमांड कर रहा था इतने दिन से, काफी पुराना इनका डिमांड है एक्चुअली, ये ऑलमोस्ट 1994 से ये सब कि उनको ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिलना चाहिए, ओके, और फाइनली आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इट हैज नाउ टेकन दैट डिसीजन कि दे आर गोइंग टू डू द सब कैटेगराइजेशन, दे आर गोइंग टू सी कि कैसे मडिगा कम्युनिटी को अगर इतना बेनिफिट नहीं मिला रिजर्वेशन का तो उनको इसमें ज्यादा बेनिफिट एक्चुअली दिया जाएगा, ओके, तो ओवरऑल अब मुझे एक बात बताइएगा, जस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना, ओबीसी कम्युनिटी का सब कैटेगराइजेशन के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने एक कमिटी अपॉइंट किया था या कमीशन अपॉइंट किया था, टेल मी द नेम ऑफ दैट कमीशन। द कमीशन हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 2023, almost 6 years that commission was working, or finally OBC subcategorization regarding they have submitted their report also, अभी तक रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुआ है, तो मुझे बताइए which is that committee या commission which has recently submitted the report regarding the OBC community at central level और उसका सब कैटेगराइजेशन, ओके, प्लीज टेल मी दिस इन कमेंट सेक्शन, फेमस वैसे कमेटी है, ओके, चलिए, तो मडिगा कम्युनिटी एज सच देखा जाए तो ये एक ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो दे वर्क, उनका काम जो होता है वो टैनरी के रिगार्डिंग होता है, लेदर वर्क होता है, स्मॉल हैंडीक्राफ्ट्स के ट्रेडिशनल उनका काम है, ओके, ये ट्रेडिशनल था बट मोस्टली यू विल फाइंड देम एज एग्रीकल्चरल लेबरर्स नाउ, तो जनरली उनका पॉपुलेशन मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड तेलंगाना में, लेकिन अब कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ऑल्सो, और कुछ काफी कम उनका पॉपुलेशन तमिलनाडु में भी है, ओके, और इस कम्युनिटी के अंडर में मल्टीपल आप देखना कास्ट ऐसी है, सब कास्ट है, बिंदला है, चिंडू है, दक्काली है, मश्ती है, ओके, सो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू। अब इसको आप आगे डिस्कस करते हैं, चलिए, अब याद रखना ये मडिगा कम्युनिटी ऑलरेडी एससी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, ओके, लेकिन लेट्स से देयर इज अ कम्युनिटी एंड दैट कम्युनिटी इज नॉट इन शेड्यूल कास्ट बट दे डिमांड दैट दे वांट टू गेट इंक्लूडेड इनटू शेड्यूल कास्ट, ओके, सो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट, क्या क्राइटेरिया होता है कोई कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड होने के लिए, तो ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ओके, और उस क्राइटेरिया को हम अब डिस्कस करते हैं, और ये डिस्कशन मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के थ्रू करूंगा यहाँ पे, rather than directly telling you this thing, I'll first of all read certain articles of constitution for you, आप भी यहाँ पे देखना स्क्रीन पे, ताकि ये आर्टिकल्स भी अगर नंबर हो सके तो आप याद रखिएगा, these are very important for prelims point of view और आपके अंडरस्टैंडिंग में भी काफी इंपॉर्टेंट है, ओके, तो जो डिस्कशन मैं यहाँ एससी कैटेगरी के लिए कर रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट के लिए कर रहा हूँ, सेम डिस्कशन अप्लाइज टू द शेड्यूल ट्राइब्स आल्सो, उनका भी उसी तरीके से यहाँ इंक्लूजन होता है, एक्सक्लूजन होता है शेड्यूल ट्राइब्स से, ओके, सो सी व्हाट डज आर्टिकल 342 सेज, यहाँ हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट हाउ डज अ कम्युनिटी गेट इंक्लूडेड इन द शेड्यूल कास्ट इफ दे आर नॉट इंक्लूडेड, okay, and that's not an issue of Madiga community, overall we are discussing this, so article 342 of the constitution क्या कहता है, क्या कोई क्राइटेरिया है कि किस कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट कैसे कहा जाएगा, आर्टिकल 340 of the constitution says that schedule caste means that such castes or races or tribes or parts or groups, वो छोड़ दीजिएगा, शेड्यूल कास्ट means what, such caste within such caste that are deemed under the article 341 of the constitution, मतलब ये क्या कह रहा है कि जो कास्ट आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर शेड्यूल कास्ट कही गई है
उसको आप कहोगे कि दीज आर शेड्यूल कास्ट। मतलब जो भी इंडिया में लेट्स से कास्ट है, फॉर एग्जांपल 10,000, इसमें से आर्टिकल 341 जिनको कहता है कि तुम शेड्यूल कास्ट हो, ओके, तो दैट विल बी द शेड्यूल कास्ट। तो कोई क्राइटेरिया है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? देयर इज नो क्राइटेरिया एज सच। ओके, तो सबसे पहले याद रखना, देयर इज नो क्राइटेरिया गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंक्लूजन ऑफ अ कम्युनिटी इन शेड्यूल कास्ट और इवन शेड्यूल ट्राइब आल्सो। ओके, दैट इज समथिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड ओवर हियर। नो फिक्स क्राइटेरिया, ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दैट इज आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अस दैट वी हैव अंडरस्टूड, दैट इज आर्टिकल 342। चलो, तो आर्टिकल 342 कहता है कि 341 में देखो, ओके, अब आर्टिकल 341 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कैसे फिर किसी कम्युनिटी को आप शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड करोगे? ये क्या कहता है? इट ऑथोराइजेस प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर अ सर्टेन कास्ट एज शेड्यूल कास्ट इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। एक पर्टिकुलर स्टेट की और यूनियन टेरिटरी की कास्ट है, उसको शेड्यूल कास्ट करना है या नहीं करना, उसे ये प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। ओके, एंड इट ऑल्सो स्टेट्स दैट पार्लियामेंट कैन इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी कास्ट और ट्राइब फ्रॉम द लिस्ट। ओके, अब यहां पार्लियामेंट का भी नाम दिया गया है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका मीनिंग काफी इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ओके, इसका मीनिंग ये है कि फर्स्ट टाइम, ओके, जो लिस्ट है शेड्यूल कास्ट की, दैट विल बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू हिज ऑफिशियल ऑर्डर और थ्रू हर ऑफिशियल ऑर्डर। ओके, तो ये लिस्ट जो है अराउंड 1950s में ही आप कह सकते हो रिलीज हो चुका है। ओके, और ये लिस्ट जो होता है ये स्टेट वाइज है, यहां इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो कौन से स्टेट और कौन से यूनियन टेरिटरी में कौन सी कास्ट शेड्यूल कास्ट होगी, ओके, ये सबसे पहले डिसाइड कौन क्या करता है? प्रेसिडेंट थ्रू हिज प्रेसिडेंशियल और हर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो ऐसे हर स्टेट के लिए कौन सी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट की एक्चुअली कौन सी कास्ट शेड्यूल कास्ट में होगी, इनकी लिस्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है 1950s में ही मल्टीपल स्टेट्स के लिए। और ये हर स्टेट के लिए शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है अलग अलग है, यूनियन टेरिटरी के लिए अलग अलग है। ओके, तो फर्स्ट इंस्टेंस में ये सारा लिस्ट स्पेसिफाई करने का अधिकार होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को थ्रू हिज और हर ऑर्डर विच दे हैव ऑलरेडी डन सिंस लॉन्ग। ओके, अब ये लिस्ट बन चुकी है। लेट्स से लिस्ट में किसी नई कम्युनिटी को आपको ऐड करना है, जिसको हम कहते हैं इंक्लूजन, या इसी लिस्ट को किसी को एक्सक्लूड करना है। ओके, तो ये कैसे किया जाएगा फिर बाद में? दैट कैन बी डन ओनली बाय पार्लियामेंट। अब यहां प्रेसिडेंट का कुछ नहीं होता है, या फिर गवर्नमेंट भी नहीं कर सकते, बस पार्लियामेंट कर सकती है बाय इनेक्टिंग अ लॉ रिगार्डिंग दैट। ओके, तो कोई कम्युनिटी और जो शेड्यूल कास्ट में नहीं है अब, ओके, क्योंकि लिस्ट तो ऑलरेडी बन चुका है। ओके, तो अब अगर उस कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट लिस्ट में जाना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्लियामेंट विल हैव टू पास अ लॉ रिगार्डिंग दैट। ओके, फाइन, एंड देन ओनली दैट कम्युनिटी विल गो इनटू द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। मतलब वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में फिर उनका नाम जो है ऐड हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट इंस्टेंस में द लिस्ट वाज मेड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, दैट वो काफी सालों पहले ही, 60-70 सालों पहले ही लिस्ट बन चुके हैं सारे, और स्टेट वाइज हर का लिस्ट होता है एंड या यूनियन टेरिटरी वाइज। एंड देन सेकंड इंस्टेंस अगर इंक्लूड करना है तो ये काम पार्लियामेंट का होता है, ये याद रखना। और सेम प्रोसीजर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी है। ओके, नाउ विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सब कैटेगराइजेशन। तो सब कैटेगराइजेशन आपको पता चला है अब क्या है, तो क्यों ये सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी नीड क्या है? ओके, तो इसकी नीड ये है, ऑफकोर्स एक ऑब्वियस, टू एड्रेस द इनइक्वालिटी अमंग द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, या अगर ओबीसी के लिए कह रहे हो तो ओबीसी कम्युनिटीज। क्या होता है कि उस कम्युनिटी के अंडर भी काफी सारे कास्ट होते हैं, उस पर इनइक्वालिटी होती है, तो ज्यादा बैकवर्ड जो क्लासेस है उनको ज्यादा फायदा हो, इसलिए ये करना होता है सब कैटेगराइजेशन। ओके, थ्रू टू एड्रेस द डिसप्रोपोर्शनेट शेयर इन अपॉर्चुनिटी। मतलब क्या कि कुछ कम्युनिटी होगी उस पर्टिकुलर स्टेट में, लेट्स से शेड्यूल कास्ट में, जिनको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली है, रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला है, कुछ कम्युनिटी को बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिला है। ओके, इसका एग्जांपल आई विल गिव यू फ्रॉम द तमिलनाडु। ओके, तो तमिलनाडु में क्या हुआ है कि देयर इज अ कास्ट इन तमिलनाडु। ओके, तो उनका नाम है अरुंधतियार। अरुंधतियार कास्ट है तमिलनाडु में। ओके, तो इनका पॉपुलेशन जो है टोटल शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के 16% है। अरुंधतियार कम्युनिटी इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में जितना भी शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है उसमें से 16% इनका पॉपुलेशन। ओके, बट गवर्नमेंट जॉब में उनका रिप्रेजेंटेशन इज हार्डली 0.5%। तो 16% आउट ऑफ टोटल एससी उनका पॉपुलेशन है, और हार्डली 0.5% जॉब जो है उनको गवर्नमेंट में मिला है थ्रू रिजर्वेशन अब तक। ओके, तो फिर इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए, बिकॉज उनको काफी डिसप्रोपोर्शनेटली कम रिजर्वेशन यहां मिला, इसको एड्रेस करने के लिए फिर क्या किया है, उनको सेपरेट 3% का कोटा जो है
ओके, ये रिकमेंड किया गया है कि विद इन एससी इटसेल्फ, ये बाहर का कोटा नहीं होगा कोई रिजर्वेशन, विद इन एससी इटसेल्फ, ओके, जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसमें से 3% सेपरेट आप बस इसी कम्युनिटी को दे दो, सो दैट इनका इशू जो है एड्रेस हो जाए। ओके, देन ओवरकमिंग द हायरार्की प्रैक्टिस विद इन द शेड्यूल कास्ट, यस ये भी होता है, ओबीसी में हो शेड्यूल कास्ट में, उसमें भी एक हायरार्की होती है सिस्टम की। एक तो ओवरऑल हमारे यहाँ पे कास्ट की हायरार्की है, ये ओपन कास्ट को थोड़ा ऊंचा माना जाता है, ठीक है, कुछ ऊंचे कास्ट होते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा नीचे उससे ओबीसी है, फिर उसके बाद एससी है, इससे ऐसा माना जाता है। अब उस पर्टिकुलर कास्ट के कम्युनिटी के अंडर भी फिर से हायरार्की होती है, ये हमारी प्रैक्टिकल रियलिटी है, सैड रियलिटी है लेकिन है। ओके, तो अगर शेड्यूल कास्ट भी होगा तो उसमें अंडर भी शेड्यूल कास्ट के कुछ लोग हैं खुद को ज्यादा फॉरवर्ड मानते हैं, कुछ थोड़े बैकवर्ड माना जाता है, तो एक हायरार्की क्रिएट होती है। तो ये एड्रेस करने के लिए, हायरार्की ओवरकम करने के लिए, जो बैकवर्ड है और फॉरवर्ड हो जाए, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ओके, और इससे ऑफकोर्स जो बैकवर्ड ज्यादा कास्ट होती है उनको अपवर्ड सोशल मोबिलिटी भी यहाँ मिलता है। ओके, बट इसमें कुछ चैलेंजेस है, क्या चैलेंजेस है, तो मे बी ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि मे बी अगर इवन इफ यू डू दिस सब कैटेगराइजेशन, it may not address the problem of inequality within the scheduled caste. Okay, fine. तो ये सब कैटेगराइजेशन करने से पहले आप तो ये कीजिएगा कि जो बैकवर्ड कास्ट है, शेड्यूल कास्ट में हो या ओबीसी में हो, उनके पास सबसे पहले तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है, बाकी प्रोग्राम्स है, ओके, ये बेनिफिट उनको मिलने का आप ट्राई कीजिएगा, या बेसिक एजुकेशन है ये इनको सबसे पहले, बाद में से कैटेगराइजेशन करना है तो करिएगा, लेकिन ये पहले बेसिक प्रॉब्लम एड्रेस करना है कि अगर बेसिक गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट ही उनके पास नहीं जा रहा है, बेसिक एजुकेशन ही उनको प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिला है, तो ये सब कैटेगराइजेशन का क्या फायदा। ओके, सेकंड है कि क्राइटेरिया ऑफ सब कैटेगराइजेशन, ये काफी डिफिकल्ट है कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंडर कौन सी कास्ट बैकवर्ड है, कौन सी कास्ट फॉरवर्ड है, क्या क्राइटेरिया पे डिसाइड करोगे आप, इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे डिसाइड करोगे, एजुकेशनल अटेनमेंट पे डिसाइड करोगे, एग्जैक्टली क्या क्राइटेरिया रखना है आपको। ओके, फाइन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर। देन डेटा भी उनके रिगार्डिंग अवेलेबल नहीं होता है। लेट्स से यू आर डिसाइडेड कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एजुकेशन क्राइटेरिया पे विल डिसाइड कि सर्टेन कास्ट आर बैकवर्ड एंड सर्टेन कास्ट आर रिलेटिवली फॉरवर्ड, बट देन उनके एजुकेशन के, उनके इकोनॉमी का डेटा भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ओके, और फोर्थ है कि ये इंट्रा ग्रुप डिस्प्यूट्स क्रिएट कर सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि एससी कम्युनिटीज में ही मल्टीपल कम्युनिटी एक दूसरे के साथ भिड़ जाए, ठीक है, नॉट लाइक दे आर गोइंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर लिटरली, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ऐसा हो सकता है कि उसमें एक टसल क्रिएट हो जाए उनमें, ठीक है, कि हमारा जो बेनिफिट था ये अब कम हो चुका है और बैकवर्ड क्लास से हमारे में उनको ज्यादा बेनिफिट मिला है, तो ऐसा हो सकता है कि इनजस्टिस की कम्युनिटी के विद इन ही कुछ कम्युनिटीज की ऐसी इमोशन क्रिएट हो सकती है, तो ये इसमें कुछ चैलेंजेस है। तो काफी डिटेल में हमने ये पर्टिकुलर इशू डिस्कस किया है। इफ एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन दिस सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट, इट्स रिलेवेंस एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट, तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। ओके, करंट अफेयर्स को इसी तरीके से पढ़ना होता है। व्हाई डू यू रीड द करंट अफेयर्स, you watch the videos of current affairs? Because you want to appear for exam. ओके, तो एग्जाम की जो नीड है उस तरीके से उसको समझने का ट्राई कीजिएगा। ओके, जैसे मैंने आपको कल की क्लास में मेंस एक छोटा सा न्यूज था कैफे के बारे में, जो द कैफेज विच आर एक्चुअली रन बाय द डिसेबल्ड पीपल। ओके, लेकिन वो छोटा सा न्यूज आप कैसे एग्जाम में यूज कर सकते हो ये मैंने आपको बताया, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। ओके, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेंटर एग्जेम्प्ट्स सीआरटी इन फ्रॉम परव्यू ऑफ आरटीआई एक्ट। अब सीआरटी इन क्या बॉडी है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, पहले न्यूज समझते हैं। सीआरटी इन मतलब होता है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ओके, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ये क्या करती है, विल डिस्कस दैट लेटर। ओके, लेकिन न्यूज समझना और इसमें कुछ क्लॉज में इस एक्ट के बता रहा हूं, इसको भी समझ लीजिएगा सबसे पहले। ओके, तो सीआरटी इन जो है, दिस हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द आरटीआई एक्ट परव्यू, मींस यू कैन नॉट file an RTI, we can say RTI application for getting any information regarding the CRT in। इस बॉडी के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप RTI एप्लीकेशन फॉर्म कर एक्चुअली अप्लाई करके उसका इंफॉर्मेशन देना, ये CRT इनको कंपलसरी नहीं है कि आपने उसके रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन मांगा है RTI एप्लीकेशन के थ्रू और CRT उसको देगा ही। ओके, बिकॉज दे हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस। ओके, तो ये सबसे पहले न्यूज याद रखना कि कौन सी अब रिसेंटली बॉडी जो है इसमें एग्जेम्प्ट हुई है। ओके, अब क्या है, गवर्नमेंट ने सही किया है गलत किया है, या गवर्नमेंट के पास क्या इसका अधिकार होता है या नहीं होता है। ओके, तो आरटीआई एक्ट 2005 इटसेल्फ हैज अ क्लॉज, ये जो लेजिस्लेशन है हमारा आरटीआई का 2005 का, ओके, ये लेजिस्लेशन में ही एक क्लॉज है जो कहता है
ओके, कि दिस पर्टिकुलर एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू दोज एजेंसीज, इसमें जनरली इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है. ओके, दिस पर्टिकुलर एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू दोज एजेंसीज विच आर इंक्लूडेड इनटू द सेकंड शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट. कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल नहीं है, सेकंड शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट. शेड्यूल मतलब टेबल. ओके, तो इस एक्ट के अंडर ही एक टेबल है, दैट इज वी कॉल इट सेकंड शेड्यूल. इस टेबल के अंडर सर्टन एजेंसीज की लिस्ट है. इस लिस्ट में जो भी एजेंसी होगी, आरटीआई एक्ट विल नॉट अप्लाई टू दैट. ओके, सिंपल है. तो ऑफकोर्स दिस एक्ट इटसेल्फ गिव्स पावर टू द सेंटर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो भी एजेंसी चाहिए इस लिस्ट में इंक्लूड कर सकता है, जो लिस्ट आरटीआई एक्ट के अंडर ही है सेकंड शेड्यूल में उसमें, और फिर उस एजेंसी को आरटीआई एक्ट अप्लाई नहीं होगा. दैट इज ऑफकोर्स रिगार्डिंग सिक्रेसी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ये सारा एग्जामिशन दिया गया. ओके, तो ऑलरेडी इस सेकंड शेड्यूल में देयर आर 26 सच एजेंसीज, 26 ऐसे एजेंसीज है जिनको आरटीआई एक्ट अप्लाई नहीं होता. फॉर एग्जांपल यू हैव रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ है, एकता टाइगर वाली रॉ जो है, ठीक है, चलेगा. एकता टाइगर में जो दिखा है रॉ के बारे में, दैट इज एन एब्सोल्यूट रबिश. ठीक है, ऐसा नहीं होता है. द वर्क इज वेरी सीरियस, डिफिकल्ट वर्क. ओके, और रॉ एजेंट के पास हर बार सिक्स पैक एब्स होना ही जरूरी नहीं होता है. ठीक है, फाइन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. मोर देन सिक्स पैक एब्स, दे रिक्वायर व्हाट वी कॉल एज करेज, ओके, एंड ट्रेनिंग. चलिए, फाइन. तो 26 ऐसी एजेंसीज है विच आर ऑलरेडी देयर एग्जेम्प्टेड अंडर द आरटीआई एक्ट इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरटीआई एक्ट. ओके, तो इससे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ है. ओके, लास्ट टाइम ये शेड्यूल चेंज किया गया था 2016 में. ओके, उस वक्त फिर उसमें बाकी कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड है, ये इसमें ऐड किया गया था. ओके, फिर इसमें डीआरडीओ भी है, फिर बॉर्डर रोल डेवलपमेंट बोर्ड भी है इसमें. ओके, अब 27th एंट्री जो होगी ये सीईआरटी इनकी इसमें होगा. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग. चलिए, तो अब आगे जाते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सीईआरटी इन. तो नाम में ही सब कुछ है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम. तो ये इंडिया की नोडल गवर्नमेंट बॉडी है, जो कोई भी साइबर अटैक अगर होता है, ओके, तो उसको टैकल करने के लिए इंडिया की जो नोडल बॉडी एक्चुअली है, दैट इज इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम. ओके, तो ये फर्स्ट रिस्पांस करती है अगर कोई भी साइबर अटैक वगैरह ऐसे कुछ होता है. आपने कभी करंट अफेयर्स सुना होगा कि एम्स जो है हमारा, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है दिल्ली का, उस पर साइबर अटैक हुआ था. तो इवन दैट वाज ट्राई टू, वो भी टैकल जो करना है, उसको भी रिस्पॉन्ड करना है, ये काम किसने किया था? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम. ओके, सो ऑफकोर्स ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, सिंस 2004 इट इज देयर. ओके, फाइन. और भी इसके काम है काफी सारे, रिगार्डिंग फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट करना, दैट इज आल्सो डन बाय द सीईआरटी. ओके, फाइन. जो भी साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग इंसिडेंसेस होते हैं साइबर क्राइम के, ओके, इसको कलेक्ट करना, उसका डेटा एनालाइज करना, अगर साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कुछ डेंजर हो सकता है फ्यूचर में, तो उसको फोरकास्ट करना. ओके, कोई इमरजेंसी मेजर्स लेने रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी, उसको हैंडल करता है. ओके, तो कोई भी इश्यूज, गाइडलाइंस है साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग फॉर प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एडवाइजरीज इश्यूज करनी है, तो ऑल दिस थिंग्स आर डन बाय द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम. तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी इज द सीईआरटी. ओके, चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉलिंग रिकवरी, डिले इन रिजोल्यूशन डेंट आईबीसी सक्सेस. ओके, तो क्रिसिल रेटिंग्स, अब ये क्रिसिल रेटिंग्स का यहां याद रखने की जरूरत नहीं, बट जस्ट टेलिंग यू, क्रिसिल रेटिंग्स हैज रिसेंटली पब्लिश्ड दिस रिपोर्ट रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया. ओके, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया जो है हमारा 2016 का, इसके रिगार्डिंग इट हैज, इसके वर्किंग के रिगार्डिंग दे हैव पब्लिश्ड अ रिपोर्ट ओवर हियर. ओके, तो ये रिपोर्ट में ऑफकोर्स इट्स अ मिक्स्ड रिपोर्ट. मिक्स्ड रिपोर्ट मतलब आईबीसी के कुछ एस्पेक्ट्स को, परफॉर्मेंस को इसमें प्रेज भी किया गया है, और कुछ इश्यूज इसमें जो है परफॉर्मेंस में, ये भी इसमें पॉइंट आउट किए गए हैं. ओके, तो ये क्या इश्यूज पॉइंट आउट किए गए हैं, क्या है, वी विल डिस्कस दैट. लेकिन उससे पहले काफी सारे ऐसे नए स्टूडेंट्स हो गए जिनको आईबीसी क्या है ये पता नहीं होगा, कि व्हाट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, या इसके प्रोसीजर कैसे ये पता नहीं होगा. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. ओके, तो 2016 में दिस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वाज एस्टैब्लिश्ड. ओके, तो लेट्स ट्राई, क्या है इंसॉल्वेंसी, मतलब क्या होता है, व्हाट इज इंसॉल्वेंसी.
Okay. When a company or an individual is unable to pay their debt, तो उसको हम कह सकते कि दे आर इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट. ओके. ओके. तो अगर कोई कंपनी लेट्स से दे हैव टेकन 1,100 करोड़ रुपीस डेट, बट कंपनी लॉस में है. ओके. और अपना डेट अगर वो पे नहीं कर रहा है, तो लेट्स से दे हैव टेकन दिस लोन फ्रॉम 5 बैंक्स. ओके. किसी बैंक ने 20 करोड़ दिया है, किसी ने 15, किसी ने 35, ऑलमोस्ट 5 बैंक से दे हैव टेकन दिस लोन. ओके. दे हैव स्टार्टेड देयर बिजनेस और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे हैव अंडरस्टूड कि ये लोन जो है दे आर नॉट एबल टू रीपे बिकॉज बिजनेस ही लॉस में है शायद. ओके. तो उस केस में कंपनी जो है कह सकते कि ये इंसॉल्वेंट है और वो फिर वो बैंक्रप्सी के लिए फाइल करते हैं. मतलब क्या है कि लीगली फिर ये प्रोसीजर होगा सारा कि जिसमें फिर इस कंपनी के साथ क्या किया जाए एक्चुअली, हाउ टू रिकवर दिस लोन, क्योंकि जिसने लोन दिया है उसको रिकवर भी करना है ना, तो हाउ दैट लोन विल बी रिकवर्ड. इसमें मल्टीपल थिंग्स हो सकती है हाउ दैट लोन कुड बी रिकवर्ड. ऐसा भी हो सकता है कि उस कंपनी का लिक्विडेशन किया जाएगा. लिक्विडेशन मतलब क्या है कि कंपनी विल बी शट डाउन, ऑल इट्स असेट्स विल बी सोल्ड, और जो भी पैसा आता है, शायद 100 करोड़ ना मिले, लेकिन जितना भी पैसा आता है वो सारे उस क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स मतलब चाहे जिसने उन्होंने, क्रेडिटर्स मतलब कौन होता है इसमें, डेटर मतलब कौन, कंपनी जिसने डेट लिया है. क्रेडिटर मतलब कौन, जिसने ये डेट दिया है, जिसने लोन दिया है. ठीक है. तो जो बैंक्स ने अगर ये क्रेडिटर ने लोन दिया है तो इसको ये पैसा वापस किया जाएगा जितना भी हो सके उसमें. तो लिक्विडेशन एक होता है. दूसरा हो सकता है रिस्ट्रक्चरिंग. रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन. रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन मतलब क्या है कि उसमें से कुछ लोन जो है ये बैंक माफ कर देगी कि नहीं चलो ठीक है, 100 करोड़ लोन आपने लिया है, 20 करोड़ यू डोंट पे, 80 करोड़ आप पे करने का ट्राई कीजिएगा और उसके लिए विल गिव यू सम टाइम. ओके. ताकि ज्यादा से ज्यादा वसूल हो सके ना. लिक्विडेशन में लेट्स से दे आर रेकिंग ओनली 40 करोड़ उनको मिल रहा है, तो दे विल ट्राई टू मेक श्योर कि एटलीस्ट 80 करोड़ इससे से रिकवर हो. ओके. तो कंपनी को टाइम देगे कि आप टाइम लीजिएगा, ट्राई टू मेक श्योर कि यू कम इन प्रॉफिट या बिजनेस आपका अच्छा हो. चाहे तो 80 करोड़ हमें दे दीजिएगा, थोड़ा इंटरेस्ट रेट में इसमें कुछ हम ये करते हैं, और विल गिव यू सम टाइम लेट्स से 5 ईयर और समथिंग, और चाहिए तो विल गिव यू मोर लोन आल्सो फॉर, और आपको 10 15 20 करोड़ लोन चाहिए, विल गिव यू. दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रक्चरिंग. ओके. या फिर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कंपनी मैनेजमेंट भी हो सकता है. मतलब इसमें क्या होता है, कंपनी का मैनेजमेंट चेंज किया जाता है. उस कंपनी का कंट्रोल जो है कुछ बैंक्स के मैनेजमेंट को दिया जा सकता है ताकि वो कंपनी जो है और अच्छे से परफॉर्म कर पाए, एंड सो दैट दे कैन रिकवर देयर लोन. तो मैनेजमेंट का रिस्ट्रक्चरिंग भी हो सकता है, ओनरशिप का रिस्ट्रक्चरिंग का, लोन का भी हो सकता है, या लिक्विडेशन डायरेक्टली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उस केस. ओके. और ये करना जरूरी है क्योंकि दो क्रेडिटर से उनका पैसा वहां फंसा होता है. ओके. तो ये इकोनॉमी की थ्योरी है कि जो ओल्ड इकोनॉमीज होती है ऐसी, इसको एंड होना इंपॉर्टेंट होता है सो दैट दैट कैपिटल विल कम आउट और फिर वो कहीं और इन्वेस्ट हो पाए. ओके. तो ये पुराने कुछ अगर 2016-17 की आप इकोनॉमिक सर्विस पढ़िएगा, दोज आर अमेजिंग डॉक्यूमेंट्स दैट टाइम व्हिच वर इवन स्टडीड इन दी यूनिवर्सिटीज. सर्टेन यूनिवर्सिटीज को स्टडी किए गए थे, एज उनका सिलेबस का बुक उसको बनाया गया था 1670s के जो हमारे इकोनॉमिक सर्विस थे. ठीक है. तो इसमें ये इशू काफी अच्छे से डिस्कस किया गया था उस वक्त का. ओके. चलो, तो ये आपको समझ में आ गया, यहाँ यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग कि कैसे इंसॉल्वेंसी इंपॉर्टेंट है. लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम ये था कि इंसॉल्वेंसी की जो केसेस है ऐसी, ये जल्दी सॉल्व नहीं होता था. मतलब इसका प्रोसीजर जल्दी नहीं होता था, कितने कितने सालों तक ऐसे ही चल रहा था. काफी सारे इंडिया ने इसके रिगार्डिंग, आपने शायद कुछ बुक्स में पढ़ा होगा, काफी सारे इंडिया ने इसके रिगार्डिंग मेजर्स लिए थे. फॉर एग्जांपल वी हैड अ सरफेसी एक्ट, देन वी हैड डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, लोक अदालत में भी इसमें ट्राई किया गया है. ओके. लेकिन इसमें डिले काफी प्रोसीजर में होता था और ये केसेस कभी सॉल्व नहीं होते थे और कैपिटल वैसे ही होता था, रहता था. ठीक है. तो इन ऑर्डर टू एड्रेस दैट, insolvency and bankruptcy code was brought by the Indian government in 2016. ओके. सो दैट ये जो है इंसॉल्वेंसी की प्रोसीजर फास्ट हो, ये नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बैंक से क्रिएट ना हो या कम हो जाए. दैट्स व्हाई दे ट्राई टू क्रिएट दिस. तो ये आईबीसी के अंडर देखिएगा कैसे प्रोसीजर था. ओके. ये प्रोसीजर को समझ लीजिएगा, इंसॉल्वेंसी एडजुडिकेशन का प्रोसीजर. तो इंसॉल्वेंसी अलग अलग लोगों की हो सकती है. कोई इंडिविजुअल है जिसने लोन लिया है वो भी इंसॉल्वेंट हो सकता है. कोई पार्टनरशिप फर्म है ये भी इंसॉल्वेंट हो सकती है. मल्टीपल फर्म्स में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप फर्म होता है, कोई कॉर्पोरेट कंपनी होती है, कोई अलग होता है, ऐसे काफी सारे ये होते हैं. तो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी होगी या पार्टनरशिप फर्म की अगर इंसॉल्वेंसी, इफ दे आर द डेटर्स एंड दे आर नॉट एबल टू पे इट बैक. ओके. तो उस केस में ये केस जो है ये फाइल होगी डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में. मतलब ये उसकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी, डिसाइडिंग अथॉरिटी डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल. और ये ट्राइब्यूनल जो इसका डिसीजन देगा उसका अगर अपील करना है आपको, तो दैट विल गो टू दी डेट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल. ओके. और यहां से भी अगर आपको डिसीजन लेना है तो अपील टू द सुप्रीम कोर्ट होगा.
ओके। इन केस ऑफ कोई कॉर्पोरेट कंपनी है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है जो मोस्टली होता है, ओके, अगर इनका आपको इंसॉल्वेंसी करना है, ओके, कोई कॉर्पोरेट कंपनी होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, इफ दे आर नॉट एबल टू पे बैक देयर डेट, और अगर इफ दे वांट टू गो थ्रू इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर, तो उसका प्रोसीजर इनिशिएट का होगा नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट, मतलब उनकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी, यहां से शुरुआत होगी प्रोसीजर की, ओके, और यही एंड होगी, मतलब फाइनल डिसीजन यही लेगा। अगर ये जो डिसीजन लेता है इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग, लेकिन उसने जो भी डिसीजन दे दिया इंसॉल्वेंसी का, अगर वो क्रेडिटर को या डेटर को नहीं पसंद है, सो दे कैन अपील टू द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, और फाइनल अपील इसका हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ओके, फाइन। तो ये इस तरीके से इसका अब स्ट्रक्चर बन चुका है, फाइन। तो इसमें मेन बॉडीज होती है डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अब हाउ डज दिस प्रोसीजर हैपन? लेट्स से देयर इज अ कंपनी, ओके, और किसी कंपनी को इंसॉल्वेंसी फाइल करनी है, तो हु कैन फाइल द एप्लीकेशन? सबसे पहले तो हम केस, एक नॉर्मल केस लेते हैं, कोई भी कंपनी है, XYZ कंपनी, ओके, कॉर्पोरेट कंपनी है XYZ कंपनी, और या डी कंपनी, सी कंपनी कुछ लेना है जो आपने मूवीज देखी होगी, नॉट दैट। सो XYZ कंपनी विल टेक ओवर हियर, जिसमें लेट्स से XYZ कंपनी इज अ डेटर, जिसका 1000 करोड़ रुपीस का लोन जो है बाकी है। देन देर इज क्रेडिटर, क्रेडिटर जो है, जो बैंक्स ने उसको लेट से लोन दिया, बैंक्स भी हो सकती है, एनबीसी हो सकती है, काफी बाकी भी इंडिविजुअल पीपल विल आल्सो बी देयर, लेकिन हम सिंप्लीफाई करने के लिए बैंक्स ले सकते हैं कि देर आर 7 बैंक्स, आउट ऑफ ये सारी 7 बैंक्स में मिला के उनको 1000 करोड़ रुपीस लोन दिया, ओके, फाइन। तो ये क्रेडिटर है, ये डेटर है, ओके। अब लेट्स से दे आर नॉट एबल टू पे बैक देयर लोन, तो डिफॉल्ट तो हो चुका है, इंसॉल्वेंसी तो हो चुकी है, अब बैंकरप्सी के लिए उनको फाइल करना है, मतलब कोर्ट में, ताकि ये रिकवर हो, ओके। तो हु कैन फाइल द एप्लीकेशन? प्रोसीजर कैसी होती है? एप्लीकेशन इसमें फाइल किया जाएगा। एप्लीकेशन किसको फाइल किया जाएगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो होती है उनको, ओके। और इस केस में कौन सी है? दैट इज, अगर ये कॉर्पोरेट कंपनी है तो दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो एनसी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास जो है, दे विल फाइल दी दिस पर्टिकुलर केस। पहले वो एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं। एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है? कोई भी कर सकता है, डेटर भी कर सकता है, खुद खुद अगर कंपनी पे बैक नहीं कर रही तो दे कैन आल्सो फाइल दिस, या क्रेडिटर भी कर सकते हैं, ओके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आइदर क्रेडिटर और डेटर कैन अप्लाई फॉर द इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर और बैंक्रप्सी प्रोसीजर, टू हुम, टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर द स्ट्रक्चर गिवन। तो इस केस में लेट्स से एनसीईआरटी है, ओके। अब लिमिटेड, मिनिमम लिमिट कितना होना चाहिए, कि कितना लोन डिफॉल्ट होना चाहिए? मिनिमम 1 करोड़ रुपीस का। अगर कोई 10 करोड़ रुपीस, 10 लाख का डिफॉल्ट कर रहा है, तो वो केस तो नॉर्मल कोर्ट में या उसका लोक अदालत में रिजोल्यूशन हो सकता है, यहां नहीं आएगा, तो यह मिनिमम 1 करोड़ का डिफॉल्ट हो सकता है, ओके। और टोटल फाइनल डिसीजन आने तक इस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का पूरा प्रोसीजर होता है, मैं आपको बताऊंगा। फाइनल डिसीजन से सब कुछ होना 330 डेज में होना चाहिए। कितने? 330 डेज में, मतलब लिमिटेड टाइम पीरियड में। पहले 10-10 साल लगते थे, 330 डेज में इसको कंप्लीट कर दो। वंस यू फाइल द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से लेके फाइनल डिसीजन तक कि क्या करना है इस कंपनी के साथ, वो 330 डेज में जो है आपको, तो याद रखना, कंप्लीट प्रोसेस शुड हैपन इन 330 डेज। तो कैसी प्रोसेस है? पहले आपने इनिशिएट कर दी इंसॉल्वेंसी, ओके, तो ये एप्लीकेशन जो है ये चला गया किसके पास? आपके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसके पास चला गया। इस, अब ये अथॉरिटी जो है इसके पास 14 डेज होते हैं टू टेक अ डिसीजन, कि ये आगे प्रोसीड करे इसको या फिर वही रिजेक्ट कर दे। 14 डेज होते हैं, ओके। लेट्स से इन्होंने डिसीजन लिया कि विद इन 14 डेज कि वी शुड प्रोसीड विद दिस, तो प्रोसीड अगर उनका डिसीजन है तो उसके बाद देखो क्या होता है। उसके बाद एक इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाता है, who will be appointed there now, that is called as the interim resolution process। तो ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, एनसीएलटी है, ओके। ये फिर एक इंटरिम रिजोल्यूशन जो प्रोफेशनल है इसको यहां अपॉइंट करेगा। अभी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, ये फिर सारी इंफॉर्मेशन लेगा यहाँ पे, कि कंपनी का कितना डेट है, कितनी कैपेसिटी है इसकी पे बैक करने की, इसका बिजनेस कैसे चल रहा है, ओके। क्रेडिटर जो है, क्रेडिटर का ओपिनियन लेगा कि क्या आपको करना है यहाँ पे, तो he'll hear all the voices over there, ओके, राइट। और फिर आईआरपी जो है अपना डिसीजन लेगा यहाँ पे, क्या, कि क्या कंपनी को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, ओके, या फिर इसका लिक्विडेशन करना चाहिए, कि डायरेक्टली शट डाउन द कंपनी, सेल ऑफ द एसेट्स एंड गिव इट मैन मनी। तो यहाँ कुछ प्राइमरी डिसीजन जो है यहाँ आईआरपी ले लेता है इसके रिगार्डिंग, ओके। मतलब
पहले तो ये क्रेडिटर की कमिटी होती है, एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मतलब क्या है कि जो इसने भी क्रेडिट दिया है, he'll sit with them, he'll discuss these things, ओके, डेटर के साथ बात करेंगे सारा ये सब, देन he'll take decision कि यहाँ रिस्ट्रिक्शन करना है या लिक्विडेट करना है इसको, ओके। बट यहाँ बस एक प्राइमरी डिसीजन लिया गया है, ओके। फिर उसके बाद ये केस चला जाता है एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास, जिसको ये होता है इंटरिम। देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास आ गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसने फॉरवर्ड कर दिया इस एप्लीकेशन को इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास। अब उस वो डिसीजन ले रहा है कि इसको क्या करना चाहिए सारी चीजें असेस करने के बाद, ओके। फिर यहां से जाएगा ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की तरफ। फ्रॉम हियर इट विल गो टू द आईपी, ये जिसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, ओके। अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल विल टेक द फाइनल डिसीजन, ओके, कि वेदर वी शुड रिस्ट्रक्चर द कंपनी। ऑफकोर्स ये फाइनल डिसीजन इतना जल्दी नहीं लिया जाएगा, दे विल स्टडी एवरीथिंग, ओके। और वो अपने प्रपोजल के साथ आएगा फिर कि क्या करना है, ओके। रिस्ट्रक्चर करना है, क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में, लोन को रिस्ट्रक्चर करना है, कंपनी के मैनेजमेंट को रिस्ट्रक्चर करना है, क्या करना है, वॉट एवर प्रपोजल विल हैव दैट विल गो बिफोर द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। मतलब जो बैंक से जिन्होंने लोन दिया है उनके पास ये जाएगा सारा प्रपोजल। अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में मल्टीपल बैंक्स हो सकती है, तो 66% ऑफ देम इफ से यस कि तुमने जो प्लान बनाया विल एक्सेप्ट दैट कि इसको रिस्ट्रक्चर करते हैं इस लोन को या कंपनी के इस पे, तो फिर इसका डिसीजन आगे जाता है एनसीएलटी के पास, ओके, मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास फिर से, ओके। अगर इसमें से 66% ऑफ दे से यस, ओके, इफ दे डू नॉट एग्री, लेट्स से उसमें से 30% पीपल आर ओनली एग्रीइंग कि इसको रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, ओके, तो उस केस में फिर इस केस में लिक्विडेशन हो जाएगा उस कंपनी का, ओके। तो आईबीसी प्रोफेशनल कैन कम अप विद द प्लान, ओके, जो है, तो उस केस में मतलब जिसको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कह सकते हैं, अगर उसने कहा कि रिस्ट्रक्चर करो कंपनी को, एंड मत कर, बंद मत करना है, यहाँ पे आगे जा सकता है ये, तो फिर अगर 66% क्रेडिटर्स उसको हाँ कहते हैं, तो फिर फाइनली ये प्लान एनसीएलटी को सबमिट किया जाएगा। अब यहाँ एनसीएलटी के भी पास भी अधिकार होता है कि इसको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, ओके, फाइन। नहीं अगर होता है तो फिर लिक्विडेशन किया जाए, ओके। तो 66% ऑफ द मेजोरिटी जो है यहाँ क्रेडिटर की होनी चाहिए, दैट वी शुड अंडरस्टैंड हो रही है। और ये सब होने के बाद भी फाइनली एनसीएलटी के पास जो है या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास ये अधिकार होता है कि उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। ये छोटी छोटी बातें हैं जो प्रीलिम्स में भी आपको काफी काम आ सकती है, ओके। सो दिस वाज द होल प्रोसीजर, और ये सारा प्रोसीजर जो है इट इज सपोज टू हैपन इन 330 डेज, ओके। अब लेट्स कम बैक टू द न्यूज। आई नो ये थोड़ा लॉन्ग डिस्कशन हुआ है, लेकिन दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, यूपीएससी नीड्स द सब्सटेंस, ओके। तो यहाँ अब इस आईबीसी का जो 2016 से आज तक का जो काम हो रहा है रिसेंट ईयर्स में, स्पेशली दे आर वर्किंग, ओके, तो वेदर दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन द प्रीवियस बॉडीज और नॉट, क्या इंसॉल्वेंसी केसेस फास्ट डिस्पोज हो रही है या नहीं, रिकवरी पैसे का हो रहा है नहीं, इसका रिगार्डिंग दे हैव वाटर रिपोर्ट, ओके। और उस रिपोर्ट में दे हैव गिवन सर्टेन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आल्सो। उसने क्या कहा है कि आईबीसी सिंस इट्स इंसेप्शन has improved the credit culture in India by resolving the state assets। तो यस, इसका इंपैक्ट अच्छा हुआ है क्रेडिट कल्चर पे इंडिया के, और स्टेट असेट्स का जो भी इशू है इसको रिजॉल्व करने में उनको सक्सेस मिला है एज कंपेयर टू द प्रीवियस बॉडीज, ओके। तो क्रेडिटर्स दे रियलाइज 32% ऑफ द एडमिटेड क्लेम्स एज कंपेयर टू 5 to 20% रिकवरी अंडर द अदर मैकेनिज्म्स। तो पहले क्या होता था, अदर मैकेनिज्म्स के थ्रू, सरफेस एक्ट के थ्रू या बाकी के थ्रू अगर ये केसेस फाइल होती थी, तो जो क्रेडिटर्स है उनको अपना बस 5 to 20% ही पैसा है वापस मिलता था जो लोन उन्होंने दिया है। अब क्या है, ये 33% ऑन एन एवरेज है उनको पैसा वापस मिलता है, जो एक्चुअली इतनी भी बड़ी अमाउंट नहीं है, बट एटलीस्ट कुछ अब इंप्रूवमेंट काफी हो चुका है, ओके। एंड इसके साथ साथ दे हैव सेड कि बैड लोन जो है दे आर गेटिंग सॉर्टेड बिफोर आईबीसी गेट्स, ओके। मतलब ये क्या कह रहा है कि आईबीसी की तरफ, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की तरफ केस जाने से पहले काफी बार बैड लोन्स अब सॉर्ट हो जाते हैं, जो डेटर्स है वो क्रेडिटर्स को पास कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं दोनों, तो फास्ट उसी के पहले ही प्रोसीजर हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिटरेंस इफेक्ट दैट इज क्रिएटेड बाय द आईबीसी, क्योंकि उनको पता है क्रेडिटर्स और डेटर्स दोनों को भी, ये स्पेशली डेटर्स को, कि अगर ये आईबीसी में चला जाता है केस तो शायद हमें और पैसा देना पड़ेगा या काफी उसमें प्रोसीजर में फिर अल्टीमेटली में पैसा देना ही है, तो इससे अच्छे पहले ही सेटल कर दो। तो ये फास्ट एक्चुअली काम हो रहा है इसका। तो ये इसने कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट इसके बारे में कहे जो आपको मेंस में काम आ सकता है। लेकिन कुछ निगेटिव एस्पेक्ट क्या कहा गया कि देखो इसमें जो है, जो रिकवरी है, पहले ऑलमोस्ट
43% होता था अमाउंट ऑफ रिकवरी, अब ये 32% हो चुका है। 2019 से लेकर 2023 का डेटा जाए तो बाय 2023 ये 32% होता था, तो रिकवरी का परसेंटेज कम हो चुका है। और जो रिजोल्यूशन टाइम है, इसमें तो बताया गया है कि रिजोल्यूशन आपका कितने डेज में होना चाहिए, अराउंड इन 330 डेज। ओके, लेकिन ये रिजोल्यूशन टाइम अब 653 डेज तक जा चुका है इसका। ओके, सो दैट इज एन इश्यू जो कहता है कि ये इश्यू क्यों है, बिकॉज ऑफ जो एनसीएलटी की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कम है, जो लोग है काम करने वाले प्रोफेशनल दे आर एक्चुअली लेस। ओके, और जो प्री एडमिशन स्टेज होता है इसमें ही काफी इसमें टाइम चला जाता है। ओके, मतलब केस का इनिशिएशन हो उससे पहले इसमें क्या है, काफी टाइम चला जा रहा है एक्चुअली। जो रिजोल्यूशन फाइल होता है फिर उसको एक्सेप्ट करे या नहीं, उसमें काफी टाइम चला जा रहा है। सो दैट्स अ गुड आर्टिकल। ये काफी सारा हमने डेप्थ में इसको डिस्कस किया। आई नो इट्स लिटिल बिट लॉन्गर डिस्कशन, बट ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडे, दैट इज नीड ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मतलब क्या है, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन अगर देखे जो ऑफिशियल डेफिनेशन, तो ये क्या, तो इसके ऑफिशियल डेफिनेशन देखा जाए तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज वन, ओके, विच सपोर्ट्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है, मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर है, जो क्लाइमेट चेंज में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता। ओके, और जो क्लाइमेट चेंज है उसको भी रेजिलियंस दिखाता है। तो सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मदद करता है, एट द सेम टाइम जो फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर करता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो स्पेसिफिकली इसमें क्या होता है कि ये एग्रीकल्चर ऐसा है कि जो सस्टेनेबली प्रोडक्टिविटी एंड इनकम इंक्रीज कर रहा है लोगों की। ओके, क्लाइमेट चेंज के, इफ क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग बिकॉज वर्ल्ड वाइड, तो उसके साथ अडेप्ट करना। ओके, बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन काफी जगह पे डिक्रीज हो रहा है, काफी ओल्डर क्रॉप्स है वो इतना प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा है, लेकिन उसके साथ अडेप्ट करना जो है, बिल्ड रेजिलियंस करना, ये इसका ये कर सकता है। और इसी के साथ साथ ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है कम करता है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इट्स सस्टेनेबल, व्हाई, एंड इट इज क्लाइमेट फ्रेंडली, व्हाई, बिकॉज इट रिड्यूसेस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन, बिकॉज एग्रीकल्चर जो है इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली तो ग्रीन हाउस इमिशन, तो ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम कर रहा है। ओके, प्रोडक्टिविटी और इनकम भी फार्मर्स की बढ़ा रहा है एट द सेम टाइम। ओके, क्लाइमेट चेंज में जो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है उसको भी ये मेंटेन कर रहा है प्रोडक्टिविटी को, दैट इज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ओके, और व्हाई इट इज नीडेड इन इंडिया, तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ओके, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बाय 2039 इंडिया का ओवरऑल क्रॉप यील्ड जो है 9% से डिक्लाइन हो सकता है। ओके, तो उस केस में वी नीड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। इंडिया का जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, इवन दैट एम्फोसिस ऑन द क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, तो उसके रिगार्डिंग भी हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर होना चाहिए। ओके, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर होगा तो होगा क्या कि इंडिया में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। ऐसा नहीं कि फार्मर इज डिपेंडेंट ऑन वन क्रॉप, मे बी एक ही फार्म में जो है मल्टीपल क्रॉप्स फार्मर विल बी एबल टू ग्रो। ओके, वाटर एफिशिएंसी बढ़ाता है बिकॉज वाटर कंजम्पशन कम होगा। ओके, ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स है, इसको ये डेवलप करता है ताकि इवन ड्राउट इज देयर द क्रॉप्स विल बी देयर। ओके, फाइन। तो ओवरऑल जो क्लाइमेट चेंज का डिस्क्रिप्टिव इफेक्ट हो सकता है कि जिसमें यू माइट हैव लेस वाटर सप्लाई बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, या कभी कभी ऐसा हो सकता है काफी ज्यादा बाढ़ आ जाती है कहीं पे, तो ये सारे इफेक्ट्स को कम करने का काम जो है ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इंडिया में कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज नीडेड। ओके, एट द सेम टाइम ये फार्मर्स को भी एक तरीके से इकोनॉमिक एटोनॉमी देता है। कैसे इकोनॉमिक एटोनॉमी फार्मर्स को ये प्रोवाइड करता है, बिकॉज नाउ फार्मर्स विल हैव प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ओके, अब फार्मर्स के पास चॉइस भी होगी कि क्या वो प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, और उनको इफेक्ट्स भी पता है कि क्लाइमेट चेंज के क्या हो सकते हैं, तो उस हिसाब से अपने वो क्रॉप जो है यहाँ वट एवर क्रॉप्स है दे कैन एक्चुअली जो भी ग्रो कर सकते हैं अपने फार्म में। ठीक है, तो फाइन। तो इस वजह से क्या है कि उनके पास इकोनॉमिक एटोनॉमी होगी, इन द सेंस उनका इतना इकोनॉमिक लॉस नहीं होगा, इनफॉर्म डिसीजन वो ले सकते हैं। ओके, और ओवरऑल लास्ट में ऑथर कहते हैं कि देखिएगा ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो एग्रीकल्चर से होता है ये अराउंड 17% होता है अकॉर्डिंग 2018 डेटा। ओके, तो ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है ये काफी कम कर सकते हैं इफ यू यूज द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ओके, बिकॉज इसमें जनरली नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज किए जा सकते हैं इन ऑर्डर टू डू एग्रीकल्चर।
नेचर बेस्ड एग्रीकल्चर हो सकता है, ऐसे काफी सारी चीजें हो सकती है। तो ऑथर फिर कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है जो क्लाइमेट फॉर एग्रीकल्चर को हेल्प कर सकते हैं या उसी लाइन में है, इसको भी लिस्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, तो जिसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना है, परंपरागत कृषि विकास योजना इज देयर, बायोटॉक किसान इज देयर, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज इज देयर, सॉइल हेल्थ कार्ड इज देयर, ऐसे काफी सारे जो है, सॉइल हेल्थ कार्ड इज देयर, ऐसे काफी सारे प्रोग्राम्स भी यहाँ लिस्ट किए गए। ओके, तो अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, सो यू शुड बी एबल टू राइट थ्रू दिस आर्टिकल। उसकी इंडिया में नीड क्यों है, दैट आल्सो यू विल बी एबल टू राइट थ्रू दिस आर्टिकल। कौन से प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की इसमें हेल्प कर सकते हैं या उस लाइन में है, दैट आल्सो यू कैन राइट ओवर। ओके, चलिए, तो इसी के साथ हम आज का डिस्कशन एंड करते हैं। वी हैड डिटेल डिस्कशन रिगार्डिंग मेनी एस्पेक्ट्स ओवर। थैंक यू।